आपने टीवी पे ऐसे तो ऐड बहुत देखे होंगे जिसमें कि लोग अपनी शेयर मार्केट की कमाई से अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं, खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, महंगी कारें खरीद रहे हैं। क्या कभी ऐसा कोई ऐड देखा है जिसमें कि ये बताया हो कि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में और पूरा पैसा डूब गया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि ये सब मार्केटिंग गिमिक होता है। ये केवल आपको पैसा शेयर मार्केट में डालने की जल्दी से जल्दी पुश करने की कोशिश होती है। क्यों होता है ऐसा? वो इसीलिए होता है कि शेयर मार्केट में अगर आप बिना तैयारी के जल्दबाजी में एंटर करते हो, तो आप प्रॉफ़िट तो भूल जाओ, अपना जो पैसा लगाओगे वो पैसा भी खोने का खतरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको वो रिस्क नहीं पता होते जो शेयर मार्केट में होते हैं। आपको वो तरीके नहीं पता होते कि उन रिस्क से कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे रिस्क जो इंडिया शेयर मार्केट में होते हैं वो बताऊँगा, और उसके साथ-साथ ये तरीके भी बताऊँगा कि कैसे उन रिस्क से बचा जा सकता है। तो इंडियन शेयर मार्केट में जो रिस्क हैं, वो ब्रॉडली मोटे-मोटे तौर पे 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको कि मार्केट रिस्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है, या जनरल इकोनॉमी देश की जो होती है, उसमें अगर स्लो डाउन आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके कारण जो रिस्क होता है, उसे मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसे स्पेसिफिक रिस्क या डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर कंपनी, सेक्टर, इंडस्ट्री, इस टाइप का जो रिस्क स्पेसिफिक टू इनमें से किसी होता है, उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। और फाइनली अदर रिस्क, बाकी हर तरीके के जो और रिस्क होते हैं वो सब अदर रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क में 6 तरीके के रिस्क होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक डाउनटर्न। इसमें क्या होता है, भाई भारत की इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए, स्लो डाउन आ जाए, तो उससे क्या होगा कि जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स कम हो जाएगी, अर्निंग्स कम हो जाएगी तो स्टॉक प्राइसेस गिर जाएंगे। ये होता है इकोनॉमिक डाउनटर्न रिस्क। दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें क्या होता है कि भाई आरबीआई ने मान लो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया या बढ़ा दिया, इससे क्या होता है कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, एसेट्स की वैल्यूएशन चेंज हो जाती है। तो जो ऐसी सेक्टर्स होते हैं जो कि इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर होते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, उनमें इसका बहुत इम्पैक्ट आता है ना? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड्स वगैरह जो हैं वो स्टॉक से ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं, उससे भी स्टॉक के प्राइसेस गिर जाते हैं। तो इस रिस्क को इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। तीसरा होता है इन्फ्लेशन रिस्क, जिसे कि परचेजिंग पावर रिस्क भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए भाई इंडिया की इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ गई, ठीक है? इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न्स जो हैं वो कम हो गए और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई। तो आपकी परचेजिंग पावर ही समय के साथ-साथ कम हो गई। मतलब आपके पैसे की कीमत, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। है ना? इसे इन्फ्लेशन रिस्क कहते हैं। चौथा होता है जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब इसमें क्या होता है कि भई वॉर वगैरह होती हैं या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, डोमेस्टिक की है, चाहे बात करो, चाहे विदेशों की बात कर लो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज हो गया, इससे जो होते हैं बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आप देख लो कि अभी इसी साल 2025 की जनवरी, 20 जनवरी या कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने थे। बनने के बाद उन्होंने ऐसी आग लगाई है मार्केट में कि संभलने का नाम नहीं रहता मार्केट। बड़ी मुश्किल से अब जाके अब थोड़ा बहुत संभला है ना? तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क का एग्जांपल था। अगला होता है लिक्विडिटी रिस्क। इसमें क्या होता है कि भाई मार्केट में स्लो डाउन या कुछ है और जिस कारण से हो क्या रहा है कि ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई। तो आपके पास जो ऑलरेडी होर्डिंग्स हैं, उसको आप या ना तो बेच सकते हो, नया नया खरीद पाते हो एक फेयर प्राइस पे। ऐसा नहीं कि ना खरीद पाओगे, ना बेच पाओगे, लेकिन अनाप-शनाप दाम लगेंगे। वो वाली सिचुएशन हो जाती है कई बार, उसे लिक्विडिटी रिस्क कहा जाता है। और इसका छठा रिस्क होता है जिसे कहते हैं करेंसी रिस्क। इस जिसको कि एक्सचेंज रेट रिस्क भी कहा जाता है। तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई अगर आपने या तो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है या फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जो फॉरेन करेंसी की एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है,
उन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे इसमें आप देखो, आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनी सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करते हैं, उनका पेमेंट डॉलर में होता है। तो अगर डॉलर और रुपीज़ में रुपी मजबूत होता है, तो उनको नुकसान होता है, जो आईटी कंपनीज़ हैं। लेकिन ऐसी कंपनीज़ जो इम्पोर्ट करती हैं सामान, उन्हें फ़ायदा होता है, ठीक है? तो इसे करेंसी रिस्क कहा जाता है या फिर एक्सचेंज रेट रिस्क भी कहते हैं। अब देखते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क कितने तरीके के होते हैं। तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं उन्हें स्पेसिफिक रिस्क या डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये 5 तरीके के होते हैं। पहला इसमें होता है बिज़नेस रिस्क। इसमें क्या होता है कि भई कोई कंपनी के ऑपरेशंस हैं, वो या तो पुअर मैनेजमेंट की वजह से, या कंज़्यूमर डिमांड की वजह से, या कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो अगर, उसे बिज़नेस रिस्क कहते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखना हो तो किंगफिशर एयरलाइन हुआ करती थी, विजय माल्या ओनर थे उसके, डूब गई, सारे शेयर होल्डर का पैसा डूब गया उसमें, ठीक है? दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि भई कोई भी कंपनी है, वो अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से हैंडल कर रही है, ठीक है? जिस और ख़ास तौर पे डेट भी किस तरीके से कैरी कर रही है, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। उससे क्या होता है कि अगर वो ढंग से नहीं करते हैं, तो बैंक्रप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बैंक्रप्सी के चांसेस अगर बढ़ते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरा होता है इसमें क्रेडिट रिस्क, जिसको डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी या बोरोवर जो होता है, वो उसके जो भी उसने लोन या डेट लिया होता है, उसके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी कि टाइमली लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फिर प्रिंसिपल पेमेंट, कुछ भी इसमें से वो नहीं कर पाता, ठीक है? ये मेनली तो ये बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, लेकिन इक्विटीज़ में भी ये एप्लीकेबल है। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्राइसिस हुआ था 2018 में, है ना? उसमें पूरे मार्केट में क्रेडिट रिस्क कंसर्न आ गया था। अगर आप मार्केट का ग्राफ उठा के देखोगे निफ्टी का या सेंसेक्स का, 2018 में आपको काफ़ी करेक्शन दिखेंगे, वो उसी कारण से हुए थे, ठीक है? चौथा इसमें होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। अब इसमें क्या होता है कि भई कोई सर्टेन इंडस्ट्री है भई, उसके लिए फिर कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गए, कंज्यूमर की प्रेफ़रेंस शिफ्ट हो गई। उस सब से जो रिस्क होता है, किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क जो होता है, उसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। इसका अगर एग्ज़ाम्पल देखना हो तो आप ये देखो, टेलीकॉम सेक्टर अगर आप पिछले कुछ 5-8 सालों में देखोगे, ठीक है? उसमें काफ़ी हुआ, या फिर अगर आप पॉल्यूशन के कारण दिल्ली और कई सिटीज़ में डीज़ल व्हीकल्स को बैन कर दिया, इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ को बड़ा नुकसान हुआ, जो कि मेजरली डीज़ल व्हीकल्स पे फ़ोकस थी। ये कुछ एग्ज़ाम्पल होते हैं इसके। पाँचवाँ और आखिरी तरीके का रिस्क जो इस कैटेगरी में होता है, वो होता है वोलेटाइल रिस्क। ये क्या होता है कि भई किसी कंपनी के जो शेयर का प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, काफ़ी नीचे आ जाए, काफ़ी ऊपर चला जाए, काफ़ी नीचे आ जाए। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म लॉस हो जाता है। इसका अगर एग्ज़ाम्पल देखना तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। 2023 में एक शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग करके, तो उसने रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी कि भाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ एंड अदानी ग्रुप ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ करी हैं। उसके अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज़ के शेयर धूल चाट गए, बिल्कुल ऐसे गिरे, है ना? फिर थोड़ा क्लियर हुए, थोड़ा-सा बढ़े, फिर वो एक नई रिपोर्ट लेकर आ गए, फिर गिर गए। फिर वो कंपनी बंद हो गई, जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी, तो स्टॉक प्राइसेस फिर से बढ़ गए। तो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी, उस कारण से काफ़ी लोगों ने अपना पैसा लूज़ कर दिया, क्योंकि वो जल्दबाजी में गिरता हुआ प्राइस देख के तुरंत बेच के निकल गए, और वो प्राइस बाद में बढ़ गया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिकवर कर गया, है ना? अब देखते हैं आखिरी तरीके की रिस्क कैटेगरी, जो कि होती है अदर रिस्क। इसमें भी 6 तरीके के रिस्क होते हैं। पहला होता है रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क में क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और पॉलिसीज में कुछ चेंज हो गया, उससे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं, या फिर ओवरऑल मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है। इसके एग्जांपल अगर आपको देखने हो तो मान लो कि कोई नया इन्वायरमेंटल रेगुलेशन आ गया, उससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। एक और एग्जांपल देखना हो तो गोवा और आसपास के एरिया में जो है आयरन और माइनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, कोई कई बार किया था। उससे क्या हुआ कि जो आयरन ओर कंपनीज थी, उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उनका प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे इम्पैक्ट आया उससे। तो ये रेगुलेटरी रिस्क का एग्जांपल था। दूसरा मान लो आप दूसरी जो टाइप का रिस्क होता है वो होता है पॉलिटिकल रिस्क। इसमें क्या होता है कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ मेजर शिफ्ट हो जाए इंडिया में ही, जिससे कि नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाए इन्वेस्टमेंट। अब इसमें कैसा हो सकता है भाई, टैक्स लॉ चेंज हो जाए, ट्रेड पॉलिसी चेंज हो जाए,
या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल ही चेंज हो जाए, एफडीआई कम कर दिया, बढ़ा दिया, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, कम कर दिया, उससे बहुत फर्क पड़ता है कंपनीज का। इलेक्शन रिजल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए, है ना, कोई पॉलिसी, सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, ऐसे सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉलिटिकल रिस्क में आती हैं, जिस कारण से कंपनीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। थर्ड तरीके का जो रिस्क होता है वो होता है कंसंट्रेशन रिस्क। इसमें क्या होता है कि भाई जो इन्वेस्टर है, आप और मैं हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अपना मेजर पैसा, 80%, 90%, 100% पैसा जो है किसी एक ही सिंगल एसेट में लगा देंगे, एक ही सेक्टर में लगा देंगे, या कुछ एक दो तरीके के एसेट्स में लगा देंगे, है ना। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो 1990s में, 2000s में लोगों ने आईटी में भर भर के 100% अपना पूरा जो इन्वेस्टमेंट सारा आईटी में कर दिया, और जो 2000 में डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ, लोगों का भयानक पैसा डूब गया था उस समय, है ना। फोर्थ इसमें रिस्क होता है इवेंट रिस्क। इवेंट रिस्क क्या होता है कि भाई कोई अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर हो जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, कॉर्पोरेट स्कैंडल हो जाए, है ना, ये सब जो है सिग्निफिकेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, कोविड-19 हो गया आपका, या फिर जेंसॉल इंजीनियरिंग का भी केस हुआ था, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। पांचवा होता है लिक्विडिटी रिस्क। इसमें क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट में तो लिक्विडिटी है प्रॉपर, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में जो होता है, किसी कंपनी में मतलब स्पेसिफिकली आपकी लिक्विडिटी का क्रंच हो जाए, उससे क्या होता है कि अगर आप खरीदना चाहोगे तो महंगा मिलेगा, बेचना चाहोगे तो बिकेगा ही नहीं, बहुत सस्ता बिकेगा, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। और छठा और आखिरी रिस्क जो होता है वो होता है ऑपरेशनल रिस्क। इसमें क्या होता है भाई, किसी कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सिस्टम फेलियर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, या फ्रॉड हो गया, उससे ये रिस्क आता है। इससे इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो अभी इंडसइंड बैंक कुछ महीनों पहले हुआ था, वो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो अपन ने सारे तरीके के रिस्क देख लिए। अब देखते हैं कि उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। हालांकि सारे रिस्क 100% मैनेज नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं, जिससे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। वो क्या है, जैसे कि पहला तरीका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग कंपनीज में, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं, उसमें अपना करो, फैलाओ। पूल इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड, ईटीएफ वगैरह में पैसा डालो। डिफरेंट एसेट क्लासेस में जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, गोल्ड, ईटीएफ, रीट्स में पैसा डालो। और डिफरेंट जोग्राफीज में भी इनफैक्ट पैसा डाल सकते हो, जैसे कि केवल इंडिया में नहीं, यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन जो है, सिंगल सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट वे है, सबसे सॉलिड तरीका है आपको रिस्क मैनेज करने का। डाइवर्सिफिकेशन इज द की, है ना, डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़रूरी होता है। दूसरा तरीका होता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है कि आपको ये डिसाइड करना कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना प्रोपोर्शन जो है वो किस एसेट क्लास में जाएगा, कितने स्टॉक्स में जाएगा, कितना बॉन्ड्स में जाएगा, कितना आप कैश होल्ड करोगे डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और होता है ये, लेकिन ये स्पेसिफिक टू हर एक इन्वेस्टर के स्पेसिफिक अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आपका टाइम होराइजन कितना है, और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। ठीक है। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए आप इन्वेस्ट करके भूल जाओ किसी जगह, जैसे कि मान लो सालों के लिए, इनफैक्ट 2 3 4 5 6 साल के लिए। इससे क्या होता है, एक तो कंपाउंडिंग होती रहती है आपके पैसे की, और दूसरा क्या होता है कि बिजनेस के जो शॉर्ट टर्म जिटर्स होते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म प्राइसेस करेक्शंस होते हैं, या फ्लक्चुएशंस होते हैं, या वॉलेटिलिटी होती है, वो उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक और इम्पॉर्टेंट तरीका है आपके रिस्क को मैनेज करने का। चौथा होता है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। भाई किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि पैसा आपका है, कि आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस मालूम होना चाहिए, यानी कि उसकी कंपनी की हेल्थ क्या है, बिजनेस में पोटेंशियल, जो बिजनेस में है वो उसमें पोटेंशियल आगे कुछ आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, मतलब कि स्टॉक प्राइस की हिस्ट्री देख के कि भाई वो किस तरफ की तरफ जा रहा है, ये देखना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन वो डाउन ट्रेंड में है कंपनी, और आपने खरीद लिया और वो अगले एक महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक नुकसान ही देती रही आपको। ठीक है। पांचवा तरीका होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। भाई ये बहुत क्रूशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ लॉस होने के चांसेस को लिमिट कर देता है। जैसे कि आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, आपने अपने स्टॉक ब्रोकर को बता दिया कि भैया अगर ये 90 रुपए तक गिर जाए तो उसको बेच देना। ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन टूल होते हैं, सब आप ऑनलाइन करते हो, आप सेट करके छोड़ दो ये, आपको पूरे समय मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 100 रुपये का
शेयर 90 रुपए का है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका शेयर बिक जाएगा। ठीक है, उससे आपका जो लॉस है वो 10 रुपए पे सीमित रह जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपने 4 दिन तक स्टॉक मार्केट चेक नहीं किया, मान चला 100 रुपए का जो है वो 75 रुपए हो गया, आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। सिक्स्थ इसमें होता है हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या होता है कि भाई पोटेंशियल लॉसेस को ऑफसेट करने का तरीका होता है। एक तरह से ये आपके पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस खरीदने के तरीके का होता है। कॉमन टेक्निक्स जो होती हैं हेजिंग की वो होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होता है, एक उसमें एडिशनल कॉस्ट रहती हैं, और दो वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए होता है। मतलब अगर आप मार्केट में थोड़ा नए हो तो आपके लिए कतई रिकमेंडेड नहीं रहेगा हेजिंग। ठीक है। और लास्ट और सातवां और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका एक और है, वो है रेगुलर रिव्यूइंग एंड रीबैलेंसिंग। मार्केट जो है लगातार चेंज होता रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। और अगर आपको दिखता है कि भाई कोई सेक्टर जिसका शेयर आपके पास है, जिस कंपनी के, वो डाउन ट्रेंड में है, क्लियरली दिख रहा है आपको, तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। बहुत इंपॉर्टेंट है रिव्यू, रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग। ठीक है, हम लोग की ज़िंदगी में किसी का समय नहीं रहता, भाग दौड़ की ज़िंदगी में पैसा आपका लगा हुआ है, सप्ताह में 15 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, लेकिन एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करो रेगुलरली। ठीक है। तो भाई मैंने आपको सारे के सारे रिस्क बता दिए। 3 तरीके की रिस्क कैटेगरी होती हैं, हर एक में 6, एक में 5, एक में 6, कुल मिला के 17 तरीके के रिस्क होते हैं, उनके बारे में बता दिया। रिस्क आप कैसे मैनेज कर सकते हो उसके मैंने 7 तरीके आपको बता दिए। ठीक है। तो ये रिस्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क आपको समझ में आएगा तभी आप ये समझ पाओगे कि आप उस रिस्क को मैनेज कैसे करोगे। अगर आपको रिस्क ही नहीं समझ में आएगा तो आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ तो नया सीखा होगा इस वीडियो से। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।